नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDV आरजे पर। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो मेवाड़ का मैदान था उस मेवाड़ के मैदान के ऊपर चर्चा की थी। आज हम इस क्लास के अंदर जो आगे का भाग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेवाड़ का जो मैदान है उसके अंदर हमने आगे की तरफ देखा था जो भाग बनास पाणगंगा बेसिन। अब इसके बाद आगे हमें चर्चा करेंगे चंबल बेसिन की। इसके अंदर 2 नंबर भाग के ऊपर आता है चंबल बेसिन। इसके बाद में 3 नंबर पर आएगा मध्य माही बेसिन। ठीक है, जैसे कि 1 नंबर के ऊपर हमने देखा था बनास बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में 2 नंबर पे हमने चर्चा की थी चंबल बेसिन और 3 नंबर के ऊपर हमने चर्चा की थी मध्य माही बेसिन। इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे चंबल बेसिन पे। इसके ऊपर चर्चा करेंगे चंबल बेसिन के ऊपर चर्चा करेंगे कि चंबल बेसिन है वो कहाँ पर है। अगर हमें मैप की अगर हम बात करेंगे, नक्शे की अगर हम बात करेंगे तो उस नक्शे के ऊपर जो चंबल बेसिन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चंबल बेसिन के ऊपर। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से हम एक डायग्राम बनाएंगे राजस्थान का और अलग अलग भागों के अंदर बांटते हैं। जैसे कि ये है हमारा शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में ये भाग आता है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में ये जो भाग आता है ये है हमारा अरावली का। इसके बाद में ये जो भाग आता है ये है हमारा पूर्वी मैदान। और नीचे के भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब इसके अंदर हमने अलग अलग भागों के अंदर बांटा था। जैसे कि ये भाग है, इसके अंदर हमने बांटा था अलग अलग भागों के अंदर। ये जो भाग है ये हमारा हो जाएगा ऊपर का। इसके बाद ये हो जाएगा बनास बाणगंगा बेसिन। इसके बाद में इस भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये जो भाग है ये यहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा चंबल बेसिन। ये जो भाग है ये हो जाएगा हमारा चंबल बेसिन और नीचे का भाग हो जाएगा हमारा मध्य माही बेसिन। ठीक है, अब जो बनास बाणगंगा बेसिन था यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बनास बाणगंगा बेसिन, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम ये जो मध्य माही बेसिन है, सॉरी चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन, इस चंबल बेसिन के ऊपर चर्चा करेंगे। और नीचे का ये जो भाग है ये है मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन। इसके ऊपर हम अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज विस्तार पूर्वक जो चंबल बेसिन है उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए आप जल्दी से जल्दी। जल्दी से जुड़ जाएं। अब हम चर्चा करते हैं जैसे कि चंबल बेसिन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर चंबल बेसिन की हम बात कर रहे हैं। चंबल बेसिन, अब देखो कोई भी जैसे कि नदी है वो नदी प्रवाहित होती है, यानी उसका जल है वो बह रहा है। ठीक है, तो कोई भी नदी है उसका जल है वो इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। अब नदी का जो जल है वो एक तो तीव्र गति के साथ में और एक क्या है, कम गति के साथ में क्या होता है, प्रवाहित होता है। यानी एक तो मंद गति होगी और एक क्या होगी, तीव्र गति होगी। तो तीव्र गति के साथ में जब नदी का जल है वो प्रवाहित होता है तो उस समय जो स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे हम। और एक मंद गति के साथ में जो जल बहता है, जो पानी बहता है, उसकी जो स्थितियां बनती हैं उस स्थितियों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि तेज गति के साथ में जल है वो बह रहा है
तो तेज गति के साथ में क्या है, बहने के साथ ही ये क्या करता है, अंदर तक मिट्टी का क्या है, कटाव करेगा। अंदर तक क्या करेगा, इस प्रकार से मिट्टी का क्या करता है, कटाव करता है। ये जल क्या करता है, अंदर तक मिट्टी का कटाव करता है, मिट्टी का अपरदन यहां पर क्या है होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से कोई नदी है वो तीव्र गति के साथ में क्या है, अपनी जल को लेके जा रही है आगे की तरफ है, और इस भाग के अंदर क्या है, इस भाग के अंदर क्या है, तीव्र गति के साथ में मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है, मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। मिट्टी का कटाव होने से यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर क्या नजर आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो भाग है यानी अंदर की तरफ क्या है, जैसे ही तीव्र गति के साथ में पानी यहाँ पर जाएगा तो पानी जाने के साथ में जो यहाँ की मिट्टी है वो उछलकर कहाँ पर, इस भाग के अंदर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। यानी जो इसका बाहर का भाग है इस भाग के अंदर क्या हो जाती है, ये मिट्टी उछलकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी इसकी आकृति की बात करेंगे तो आकृति है वो टीले के जैसी बन जाती है। किसकी जैसी बन जाती है, टीले के जैसी आकृति है वो इसकी बन जाती है। तो टीले युक्त घास भूमि, यानी टीले युक्त क्या है, यहाँ पर घास भूमि कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टी जमा होने के बाद में यहाँ पर क्या है, इस भाग के ऊपर है जहां पर मिट्टी जमा हुई है वहां पर क्या है, घास वाला जो भाग है, घास वाला जो इलाका है, घास वाला क्षेत्र है वो क्या है, यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर घास क्या होती है, उग जाती है इस भाग के अंदर। इस भाग के अंदर मिट्टी आई और मिट्टी उछलकर क्या है, बाहर की ओर क्या है, जमा हो जाती है। जमा होने से टीले का निर्माण होता है और जहां पर मिट्टी जमी है वहां पर क्या है, घास उग जाता है। क्या उग जाता है, घास उग जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या है, टीले युक्त घास भूमि का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर आपको ये जो क्षेत्र है ये किस रूप में नजर आएगा, तो टीले युक्त घास भूमि, टीले युक्त घास भूमि के रूप में आपको क्या है, ये नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब नदी है, नदी का जल आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसकी गति क्या है, तीव्र है। तीव्र गति होने के साथ में क्या है, मिट्टी का कटाव करेगी। मिट्टी का कटाव करने से मिट्टी उछलकर क्या है, आगे की तरफ गिरती है, जिससे कि यहाँ पर टीलों का निर्माण हो जाता है। और यहाँ जहां पर मिट्टी गिरती है वहां पर क्या होता है, घास है, घास उग जाता है। तो टीले युक्त घास भूमि यहाँ पर आपको क्या है, नजर आती है। ठीक है, अब इस टीले युक्त घास भूमि को क्या है, क्या कहा जाता है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि जो टीले युक्त घास भूमि आपको नजर आएगी इसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको डांग भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो किस नाम से जाना जाएगा, डांग भूमि के नाम से क्या इसे जाना जाता है। अब देखो अगली जो स्थिति है उसकी बात करेंगे। ये क्या है, तेज गति के साथ में जल प्रवाह है, यानी तेज गति के साथ में पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि मिट्टी का कटाव करता है। अब अगर हम बात करेंगे मंद गति के साथ में, मंद गति के साथ में इस प्रकार से पानी है, नदी का पानी है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है मंद गति के साथ में। ठीक है, मंद गति के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है, अनेक प्रकार की जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से गड्ढों का क्या होगा, निर्माण होगा। गहरे गहरे गड्ढों का क्या होगा, यहां निर्माण होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से गड्ढों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहां पर क्या है, मंद गति के साथ में, ठीक है, अब जैसे ही जल आगे की तरफ बढ़ेगा, मंद गति है, मंद गति है तो क्या करेगा, धीरे धीरे कटाव करेगा। मिट्टी का क्या करेगा, धीरे धीरे कटाव करेगा। यहाँ पर क्या है, तीव्र गति के साथ में मिट्टी का कटाव करता है, जबकि यहाँ पर क्या करेगा, मंद गति के साथ में क्या करेगा, मिट्टी का कटाव करेगा। ठीक है, और पानी है मंद गति से चल रहा है तो वो अपना जो दिशा है
अपना जो मार्ग है वो भी क्या है, बदलती रहती है। यानी नदी की अगर हम बात करेंगे, कोई नदी है वो मंद गति के साथ में चल रही है तो वो अपना मार्ग क्या करती है, बदलती रहती है। ठीक है, अपना मार्ग क्या करती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी और क्या है, अपना मार्ग बदलेगी तो क्या है, इस भाग के अंदर से जाएगी तो इन गड्ढों का आकार क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। इन गड्ढों का आकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन गड्ढों का आकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चौड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चौड़ा, क्योंकि मंद गति के साथ में क्या है, यहां से नदी है वो गुजर रही है, जिसके कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी का कटाव है वो क्या है, यहाँ की मिट्टी का कटाव है वो क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी मिट्टी को क्या है, मंद गति के साथ में क्या है, काटती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गड्ढे का निर्माण हो गया तो इन गड्ढों के अंदर क्या है, इन गड्ढों के अंदर घास है वो आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको अगर हम बात करेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा गड्ढ युक्त घास भूमि। गड्ढ युक्त घास भूमि, इसको क्या बोला जाएगा, गड्ढ युक्त घास भूमि। अब अगर हम बात करते हैं गड्ढ युक्त घास भूमि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाएगा, तो अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसको बीहड़ के नाम से जाना जाएगा। बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र के रूप में क्या है, जाना जाएगा। ठीक है, तो पहली जो स्थिति हमने देखी चंबल बेसिन से संबंधित ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पहली स्थिति देखी कि कोई नदी है वो अपने जल को तीव्र गति के साथ में आगे की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, स्थिति नंबर 1 देखेंगे हम, तो स्थिति नंबर 1 के अंदर क्या है, तीव्र गति के साथ में जल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मिट्टी का कटाव भी क्या है, तीव्र गति के साथ में करेगा। तीव्र गति के साथ में करेगा तो क्या है, जहां पर ये आपको ऊपर उठा हुआ भाग नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, मिट्टी का कटाव होता है, तो मिट्टी का कटाव होने से मिट्टी उछलकर आगे की तरफ, यानी ये भाग क्या है इसका ऊपर उठा हुआ, और ऊपर उठे हुए भाग के इस भाग के आगे की ओर, यानी आगे का भाग ये है इसका, तो यहाँ पर आगे की ओर मिट्टी उछलकर क्या है, जमा हो जाती है। जहां पर ये मिट्टी उछलकर जमा होगी वहां पर क्या है, घास उग जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं टीले युक्त घास भूमि, जिसको किस नाम से जाना जाएगा, डांग भूमि के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मंद गति के साथ में क्या है, जल आगे की ओर बढ़ रहा है। अब मंद गति के साथ में मान लो कोई नदी आगे की तरफ जल लेके जा रही है तो वो अपना मार्ग भी बदल सकती है, तो अपना मार्ग बदलती है, तो मार्ग बदलने से यहाँ पर ये जो गड्ढे बने हैं इन गड्ढों की आकृति क्या हो जाती है, इन गड्ढों का आकृति नहीं, आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से क्या है, यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये गड्ढे क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। चौड़े हो जाने के बाद में इनके अंदर क्या हो जाता है, घास उग जाता है। घास उग जाने से इनको क्या कहा जाएगा, गड्ढ युक्त घास भूमि। अन्य किस नाम से जाना जाएगा, तो अगर बात करेंगे तो इसको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण इसकी जो बातें हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, तो सर्वाधिक बीहड़ व डांग क्षेत्र का विस्तार है वो आपको यहां पर मिलेगा। सर्वाधिक बीहड़ व डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र का विस्तार है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली जो विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक बीहड़ व डांग क्षेत्र का विस्तार है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आगे हम बात करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्र में धरातली समरूपता नहीं है। संपूर्ण क्षेत्र में
धरातलीय समरूपता, धरातलीय समरूपता नहीं है, धरातलीय समरूपता नहीं, यानी धरातल है वो किसी भी जगह से आपको समान रूप से नजर नहीं आने वाला है। समरूपता का मतलब समान रूप से नजर नहीं आने वाला है। तो संपूर्ण क्षेत्र में धरातलीय समरूपता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यहाँ पर आपको अगर धरातलीय समरूपता नहीं पाई जाती है तो क्या पाया जाता है यहाँ पर? जलप्रपात। जलप्रपात के बाद में आपको गोर्ज नजर आएंगी, नदी घाटियां हैं वो भी आपको यहां पर नजर आएंगी, नदी घाटियां हैं वो भी आपको यहां पर नजर आएंगी। इसके बाद क्या क्या नजर आता है यहां पर? नदी घाटियां हो गई, गोर्ज हो गया, इसके बाद में जो जलप्रपात है वो हो गए, इसके बाद में बीहड़ हो गया, ठीक है, बीहड़ वाला जो क्षेत्र है वो हो गया बीहड़। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो डांग क्षेत्र हो गया। ये जो क्या है, ये भाग है, ये आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यानी संपूर्ण क्षेत्र में धरातलीय समरूपता नहीं है। तो धरातलीय समरूपता नहीं है तो भाई क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर जलप्रपात, गॉर्ज, नदी घाटियां, बीहड़ व डांग क्षेत्र है वो क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब धरातलीय समरूपता यहाँ पर नहीं पाई जाती है, अनेक प्रकार की स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इससे अनेक प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या है? उत्खात। उत्खात स्वरूप का अगर हम बात करेंगे, उत्खात स्वरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उत्खात भूमिका क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? धरातलीय समरूपता नहीं है, जलप्रपात, गॉर्ज, नदी घाटियां, बीहड़, डांग क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए उत्खात स्वरूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? संपूर्ण क्षेत्र का धरातलीय समरूपता नहीं होना। ठीक है, इस स्थिति को कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जलप्रपात, गॉर्ज, नदी घाटियां, बीहड़ व डांग क्षेत्र है वो क्या है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मंडोली की पहाड़ियां, मंडोली की पहाड़ियां जो कि कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। तो मंडोली की जो पहाड़ियां हैं वो भरतपुर के अंदर है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि भरतपुर कहां से आ गया? तो इसी भौतिक क्या है? इसी भौतिक भाग का क्षेत्र है। ठीक है, यानी इसी भौतिक खंड में क्या है? ये जो मंडोली की पहाड़ियां हैं ये आती हैं इसी भौतिक खंड का हिस्सा है। ये जो मंडोली की जो पहाड़ियां हैं ये किसका हिस्सा है? तो इसी भौतिक खंड का हिस्सा है। किसका? चंबल बेसिन है, इसका ही क्या है? ये हिस्सा है। ठीक है, बाकी की हम बात करते हैं जैसे कि डांग की रानी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देवें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद दोबारा से देखते हैं। तो देखो सर्वाधिक इसकी कुछ विशेष बातें इसके ऊपर हमने देखा कि सर्वाधिक बीहड़ व डांग क्षेत्र का विस्तार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। संपूर्ण क्षेत्र में धरातलीय समरूपता नहीं है, यानी किसी भी जगह से आपको समान रूप से धरातल है वो नजर नहीं आने वाला है। अलग अलग स्थान के ऊपर क्या है आपको अलग अलग रूप से क्या है आपको ये धरातल है ये नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि जलप्रपात यहाँ पाए जाते हैं, गोर्ज, नदी घाटियां, बीहड़, डांग क्षेत्र ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारी स्थितियां होने से उत्खात स्वरूप का ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद मंडोली की जो पहाड़ियां हैं जो कि भरतपुर के अंदर है वो भी क्या है? इसी भौतिक खंड का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम जो अगला भाग है, अगली जो क्लास है उसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर विस्तार पूर्वक। तो क्लास कैसे लगी ये जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।